1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 n की पावर nx dx। अच्छा, मैंने कल के लेक्चर्स में भी बात किया था इस बारे में कि अगर ऐसा कोई आता है तो आप डायरेक्ट उसका एक रिजल्ट हमने बताया था कि in प्लस in माइनस 2 जो होगा वो इक्वल होता है 1 अपान n माइनस 1 के। ये इस केस के लिए है जब इंटीग्रल in इज इक्वल टू क्या हो, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 tan की पावर nx dx हो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है। ये कब है कि इफ जब आपके पास जो in है वो क्या हो, आपके पास इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 n की पावर nx dx हो, तो देन ये रिजल्ट आप यूज कर सकते। तो बाय दिस रिजल्ट की हेल्प से, तो यहां पर in ना होकर के उन्होंने an दे रखा है, तो आप an ही कर लो। तो यहां पर देखोगे, यहां पर देखो आपके पास किसकी वैल्यू निकालना, आपको जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है a10 और प्लस a8 का। तो अगर आप उस रिजल्ट से कंपेयर करो, तो रिजल्ट से कंपेयर जैसे करते हो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू, यहाँ से n की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी ना। अब देखो भाई, इससे आप कंपेयर कर लो, n इज इक्वल टू 10 मिलेगा और एक 10 जैसे आएगा तो ये किसके होगा, 10 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आएगा, 1/9 इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो इंटीग्रल 0 टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं छोड़ के आओगे डेफिनेटली। चलो, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे भैया 2। अगर मैं बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.99 बताओ, तो आप बोलोगे भैया 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.999, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा। अगर मैं पूछूं कि माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999, आप बोलोगे भैया माइनस का 1 मिलेगा, उसका लेफ्ट में मिलेगा, मतलब उससे छोटा। ये इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, इसको मेरे को सॉल्व करना है। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x का y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का एक ग्राफ बनाता हूं और वहां से थोड़ा सा कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो आपका x एक्सिस है और इधर आपका ये y एक्सिस। मैं थोड़ा सा इसी में नाम, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 आ गया। इधर भी आप ले लो -1। अगर मैं बोलूं कि 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो भैया आप बोलोगे सर 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 से थोड़ा पहले, मतलब 1 से 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मैं बोलूं कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप बोलोगे 1। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, भैया बोलोगे इंटीजर वैल्यू रखेगा इसलिए 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999 क्या होगा, तो आप तब भी बोलोगे 0। मतलब 0 से 0.991 से थोड़ा सा पहले तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को 0 मिलेगा। मतलब ये 1 जो होगा, 1 पर मेरे को वैल्यू यहाँ मिलेगी ना y, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, फंक्शन जो हमारे पास है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 पर मेरे को वैल्यू यहाँ ना मिल करके यहाँ ऊपर मिलेगी। मतलब इस यहाँ पर 0 से 0.999 तक का तो मेरे को 0 मिल रहा है, मतलब इस 1 पे यहाँ पर वैल्यू नहीं मिल रही है। और जहां पर वैल्यू नहीं मिलती, मतलब इस 1 की वैल्यू यहाँ मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही, जहां एरो लगा है तो ऊपर मिल रही है। इसी तरह जब मैं 1 से 2 के बीच देखूंगा तो 1 से 1.999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर भैया मेरे को तो 1 मिलेगा। यहां से देखो 1 से 2 तक चलोगे ना, 1 से 2 तक, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 यहां ऊपर मिलने लगा और 2 से पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी मेरे को 1 मिलेगा, मतलब यहां पर, मतलब 2 पर मेरे को वैल्यू यहां 2 पर नहीं मिल रहा, ये 2 ऊपर मिल रहा है। सही है ना। इसी तरह जब 2 से 3 तक का देखोगे तो 2.999 तक का भी ग्रेड 2 का तो 2 आएगा ही,
और 2 से 2.999 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को 2 आएगा, मतलब 3 पर यहां पर तो नहीं मिलने वाला है, ये 3 ऊपर आपको मिल रहा होगा यहां। सही है ना? अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये 4 वाला भी आपको कहाँ मिलेगा? ऊपर मिलेगा। ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, और इधर आपका ये 3 था। अच्छा, इसी तरह जब लेफ्ट में आप देखिए तो भी आपको ऐसा ही कुछ है, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, 0 से और छोटा आओगे, मतलब माइनस का 0.999 तक आओगे तो माइनस का 1 मिलेगा। मतलब कि आपका 0 पे तो 0 मिल रहा है, और इससे जस्ट नीचे का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको यहाँ पर -1। मतलब ये आप देखो कि 0 वाला यहां ना मिलकर के वो ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है 0 वाला। ये 0 वाला यहां ऑलरेडी पहले मिल चुका है, इसलिए यहां नहीं मिलेगा जहां पर हमने एरो लगाया है, -1 पे नहीं आएगा, क्योंकि -1 का तो उधर मिल रहा है, और ये 0 वाला पहले ही मिल गया तो यहां पर नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी तरह जब मैं -1 से -2 के बीच की बात करूंगा तो -1 वाला यहां मिल गया तो यहां पर नहीं मिलेगा। इसको आप ऐसे डॉटेड दिखा दो। अच्छा, एरिया वो क्वेश्चन कुछ भी बनाएगा वो आप कर ले जाओगे। देखो 0 से, अभी इसको आप क्या करो, अलग अलग ऐसे आप ब्रेक कर दो, सिंपल सी बात है। अब आप ब्रेक करो, आपने सीख लिया, अब मैं सिखा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको करना कैसे है। देखो यहाँ पर कितना इंटरवल है, इसको ब्रेक करो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कब तक? अपर लिमिट तक, 4 तक जाना है। तो 0 से स्टार्ट कर दे भाई, 0 से, इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 to 1 जाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x से dx लिखेंगे। फिर भैया मैं कहाँ जाऊंगा? 1 से 2 तक जाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x से dx लिखूंगा। सही है ना? फिर मैं 2 से 3 तक जाऊंगा, फिर से लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x से dx, और फिर से मैं 4 लगाऊंगा और क्या लिखूंगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 to 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर x से dx। कोई समस्या नहीं ना? यस या नो? अब आप देखो एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। अगर मैं बोलूं कि 0 से 1, देखिए इंटरवल क्या है, 0 से 1, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यहां पर क्या आएगा भैया? इंटीग्रल 0 to 1 0 dx। फिर प्लस लगाओगे, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप बोलोगे 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के सामने क्या लिखोगे? 1 dx। फिर 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, यहां लिखोगे 2 dx। फिर आप प्लस लगाओगे, देखो ये 0 to 1, 1 to 2, और 2 से 3, और जब आप 3 से 4 जाओगे तो 3 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 into dx। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 0 वाला तो ऑलरेडी 0 हो गया, 1 वाला यहां से कितना आएगा? x आएगा, x में लिमिट लगाना 2 to 1, तो सिंपल सी बात है 1 आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत है तो देखो आप सॉल्व कर लो, ऐसा करोगे, यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ x आएगा, ये भी 2 to 3 आएगा, यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, x आएगा, ये भी 3 to 4 हो जाएगा। सॉल्व करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1 हो गया, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, तो आएगा 6। तो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? अच्छा, अगर मान लीजिए वो लिमिट यहीं पर और नीचे भी बना देता कि -2 से 4 कर देता, तो इधर वाला भी काउंट कर लेते। सही है ना? या फिर आपको इतना नहीं करना है। देखो यहाँ पर ऐसे भी आप रिजल्ट इसका देख सकते थे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 4 को क्या बताता है? ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई देखो ये 4 तक था तो ऑलरेडी आपने देखा कि 0 से 1 के बीच का 0 आ रहा है, 1 से 2 का एरिया 1 आएगा, 2 से 3 का 2 आएगा, और 3 से 4 का 3 आएगा। तीनों को जोड़ लो, 1 2 3 6 आ गया, आंसर हो गया। तो आप डायरेक्टली यहीं से भी बता सकते थे कि इसकी एरिया कितनी आएगी, 6 आएगी। तो देख लो, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सही है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यहां पर जो कर्व की इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, एंड
आपको किसके किसके बीच देखना है, -4 से 2 के बीच का हमें एरिया बताना है, बाउंडेड एरिया बताना। रीजन इन्होंने दे रखा है, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल टू मॉड एक्स का आप ग्राफ कैसे बनाओगे, अगर मैं इसी को डिफाइन कर दूं कि भाई मेरे को ये बताओ भैया मॉड एक्स से डिफाइन कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि सर x ग्रेटर देन 0 पर यह हमें x देता है और x लेस देन 0 पर ये मेरे को -x देता। मैंने कहा ठीक है भैया, है ना। अच्छा, अब मैं y इक्वल टू मॉड एक्स का अगर ग्राफ ट्रेस करूं तो कुछ ऐसा ही तो बनाऊंगा। ये मेरा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और y इज इक्वल, ये y इज इक्वल टू मॉड x है कि नहीं। अच्छा, मेरे को कहाँ तक जाना, इधर देखना है और इधर देखना, ये बाउंडेड, ये 0 हो गया। इधर x पे कितना -4 देखना है, इधर 2 तक जाना। इस यही आपका रीजन बाउंडेड कौन सा हुआ, इधर से ये हो गया, इधर से, है कि नहीं। चलो भाई आगे अगर हम बात करें तो अगर मेरे को रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, इधर लेफ्ट वाले का पहले निकाल दे भाई। -4 से कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाओगे। और जब x की लिमिट लेते हो तो यहाँ पर y dx आता है, तो y में 0 से लेफ्ट में जब जाओगे तो मैग्नीट्यूड मॉडल ऑफ x क्या देगा, -x देगा, तो -x dx हो गया। फिर आप देखोगे प्लस लगाओगे, 0 से जब आप 2 तक जाओगे तो मेरे को कौन सा ग्राफ मिलेगा, चूंकि 0 से बड़ा है इसलिए पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए x dx आएगा। y इक्वल टू x लिखोगे, तो देखो इसका आप करोगे माइनस बाहर कर लो तो ये x²/2 हो गया, ये -420 है, और ये क्या होगा आपके पास x²/2, ये 0 to 2 है। यहाँ पर अपर लिमिट लगाओगे तो ऑलरेडी ये 0 ही देगा, लोअर लिमिट लगाओगे तो 16/2 मतलब -8 आएगा। इधर आप लगाना भैया 1/2 को बाहर कर दे, यहाँ से 2 का 4 हो जाएगा और -0 हो जाएगा, है ना। कितना आया 8 और +2 तो 10 हो गया, तो 10 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द डी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन से हमारे पास, इसका तो हमने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था। यहाँ पर इंटीग्रल a टू b f(x) dx अपान में, ये क्या आपके पास f(x) प्लस f(a प्लस b माइनस x) जो होता है ये इक्वल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो आंसर तो यहीं से आपको मिल गया। अगर आप मेथड पे इसके जाते हो तो मेथड इसका ये कहता है कि भी आप ये जो है इसको अगर आप आई कंसीडर कर रहे हो तो मान लीजिए इसको अगर आपने आई कंसीडर किया तो इसको बना लो भैया फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हो, आपको ये प्रॉपर्टी लगाना है कि इंटीग्रल a टू b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f(a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी जैसे इसमें लगाते हो, ये देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b, ये हो जाता है f(a प्लस b माइनस x dx अपान में, इधर आपके पास होगा f(a प्लस b माइनस x) और ये वाला अगला वाला f(x) बन जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड बना लो। अच्छा, इस फर्स्ट और सेकेंड को जब आप ऐड करोगे तो देखो ये 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b हो जाएगा और ये आपको दे देगा 1 dx। अब आप इसको सॉल्व करके डिवाइड कर देना, तो i इज इक्वल टू क्या निकलता है कि b माइनस a/2। तो वो जो मैंने अभी आपको डायरेक्ट यहाँ से बताया था वो यहाँ से निकल रहा है। ये तो आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया था, है ना, ये रिजल्ट होता है। तो बाकी मेथड से आपका ये सही है ना। अगला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन की इक्वेशन इन्होंने दे रखा x इज इक्वल टू 4। अच्छा, एक बात और है कि जो x इज इक्वल टू 4 होता है y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, और जो y इज इक्वल टू
4 हो अगर मान लीजिए, या y इक्वल टू a हो, तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो देखो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये पैराबोला है जो कि y पे स्क्वायर था, इसलिए x पर बनेगा, वर्टेक्स इसका 0 0 होगा, इसलिए जी ओरिजिन से जा रहा है। अब मेरे को ये पता करना है कि भाई ये बताओ, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और ये जो पैराबोला है, एक दूसरे को मतलब कट तो कर रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट भी पता होना चाहिए और ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, चूंकि ये x इक्वल टू 4 लाइन है, तो ये क्या होगा, 4,0 होगा। अच्छा, x इक्वल टू 4 अगर आप देखो तो इस पे रखते हो तो ये कितना होगा, x इक्वल टू 4 अगर आप इसमें रख दो तो y स्क्वायर इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको प्लस माइनस का 8 आएगा। मतलब ये पॉइंट आपका 4,8 होगा, तो नीचे वाला होगा 4,-8। ये भी मिल गया। और रीजन आपको पता हो गया, बाउंडेड रीजन देखना है, तो बाउंडेड रीजन आपको कौन सा दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है, नीचे ये भी दिख रहा है। तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो क्यों ना मैं ऊपर वाले का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकाल देता हूँ, है ना, और फिर 2 टाइम कर लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम लोग बात करें, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी, हमें चूंकि कंप्लीट चाहिए तो 2 टाइम करेंगे, एक्स में हम कर रहे हैं तो 0 to 4 लिमिट लेंगे, देखिए ये 0 है और यहाँ पर एक्स की लिमिट 4 है। ठीक है, 0 to 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पर क्या आता है, 2 आते हैं, 2 कर्व आते हैं, एक y2 माइनस y1, तो y2 मतलब y की तो ये है, और उसके नीचे वाला ये y, यहाँ पर y इक्वल टू 0 होता है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से आप निकालोगे तो y की वैल्यू रूट का 4x होगा, 4 रूट एक्स, और माइनस का 0 आप लिख सकते हो। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये होगा 8 इंटीग्रल 0 to 4 रूट का x डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट कर लो, 8 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2, ये लिमिट हो इंटीग्रल होता है रूट एक्स का, और 0 to 4 लगा दो। आगे इसको सॉल्व कर लेना, ये होगा आपका 16/3, और यहाँ से 4 रखोगे तो आएगा 8, है ना। तो ये हो गया 128/3 स्क्वायर यूनिट। तो देख लो भाई, 128/3 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास है कि जो एफ डैश एक्स है वो कितना है, 1/x और प्लस का x है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले देखो मेरे को पूछा क्या जा रहा है कि भाई मेरे को एफ ऑफ एक्स बताना है, ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं। तो मेरे को एफ डैश एक्स है, मतलब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करके पूरा फंक्शन ही दे देता है एक दूसरे के, है ना। एक जैसे एक्स और 1/x होता है ना, सेम उसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये क्या होगा, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रल 1/x प्लस का x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन ये क्या होगा, log x होगा, ये आपके पास log mod x कर लो इसको, और ये क्या होगा आपके पास x² 2 और प्लस का c बना लो इसको इक्वेशन फर्स्ट। एक रिजल्ट इन्होंने दे रखा है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5/2। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो एफ ऑफ 1 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो ये क्या होगा, log mod 1 मतलब 1 ही आएगा, और यहाँ पर क्या होगा 1/2 आएगा प्लस का c, और ये चला जाएगा 0 पर, और एफ ऑफ यहाँ पर 1 की वैल्यू 5/2 है, 5/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 4/2 मतलब 2 आएगा। तो c की वैल्यू आ गई 2, और 2 को उठा करके आप रखो इक्वेशन फर्स्ट पे। जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट पे पुटअप करते हो तो यहाँ पर देखिए फंक्शन मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log mod x और प्लस का x² 2 और प्लस का 2, है ना। तो log mod x, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान कास की पावर 6 ये है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कास की पावर 6 है ना, तो इसको मैंने ब्रेक करता हूँ। देखिए ऊपर 2 है तो मैं नीचे कास की 2 पावर बनाता हूँ, फिर मैं सेक की 4 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, है ना। तो यहाँ से देखिए ये बनेगा साइन स्क्वायर अपन कास स्क्वायर करेंगे तो मेरे को ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स, और कास की पावर 4 बचेगा तो मैं ऊपर ले जाऊँगा तो सेक की पावर 4x इंटू डी एक्स बन जाएगा। सही है ना। अच्छा एक और मैं इसमें कर सकता हूँ कि देखिए ये tan स्क्वायर एक्स है, इसको मैं सेक को लिख सकता हूँ, दो सेक को अलग कर देता हूँ तो उसको सेक को लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और दो और उसकी पावर बचेगी तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। अच्छा इससे क्या होगा कि अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि tan x इज इक्वल टू टी, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ तो देखिए टी स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ ये डी टी हो गया। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, टी स्क्वायर और प्लस टी की पावर 4 इंटू में डी टी, है ना। तो ये हो गया आपके पास टी क्यूब बाई 3 और प्लस ये हो गया टी की पावर 5/5 और प्लस सी। तो आप लिमिट यहाँ पर क्या है, जिसको आप सब्स्टिट्यूशन लिए हो टी की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर क्या होगा और tan क्यूब एक्स बाई 3 प्लस tan की पावर 5x/5 और प्लस सी। सही है ना। यहाँ पर पूछ रहा है कि द पॉलिनोमियल 5 इन x, यहाँ पर आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 5 इन 10x, ठीक है। तो विच इज पॉलिनोमियल, ये क्या है बेसिकली एक पॉलिनोमियल ही तो है, विच इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन 10x। तो सबसे बड़ी डिग्री 5 है तो 5 हो गई, ठीक है। यही बताना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 1 माइनस का cos x की पावर 2/7 डी एक्स अपान में 1 प्लस cos x की पावर 9/7 ये है, ठीक है ना। अच्छा इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो पहला टास्क ये है कि भैया मेरे को इसमें से 1 हटा देना। तो 1 हटाएंगे कैसे, कास का फार्मूला लगा के हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे, और उस हाफ एंगल की हेल्प से ही हम उसको हटा सकते हैं। तो चलिए हाफ एंगल लगा देते हैं, क्योंकि कास के हमारे पास हाफ एंगल में 3 फार्मूले होते हैं। एक तो होता है आपके पास cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2, दूसरा होता है हमारे पास कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और तीसरा होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और 10 में भी होता है। चले तो हमें यही इन दोनों का यूज कर लेना, मेरे को 1 हटाना है ना। तो देखो इंटीग्रल ये 1 माइनस 1 ये प्लस का 2 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 की पावर 2/7 इंटू में डी एक्स, नीचे क्या आएगा 1 प्लस ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 की पावर 9/7। इस 1 से इस 1 को कट करो, इस 1 से इससे कट करो, ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2/7, और फिर साइन की क्या होगा साइन x/2 की पावर होल पावर के, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/7 बनेगा। इसी तरह नीचे देखो ये 2 की पावर कितना 9/7, और ये बनेगा cos x/2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 9 में तो 18/7। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेता हूँ, इस 2 को ऊपर ले जाता हूँ नीचे वाले को डिनोमिनेटर को, तो देखिए 2 की पावर 2/7 था, और माइनस का यहाँ पर 9/7 मैंने ऊपर लाया, और यहाँ पर देखिए साइन x/2 की पावर कितना है आपके पास 4/7 है। तो ऐसे नीचे भी मैं 4/7 का टर्म बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ cos x/2 की पावर, यहाँ से मैं 4/7 को अलग कर देता हूँ,
और कास x/2 और 14/7 को मैं अलग कर देता हूँ, इससे कट जाएगा, यहाँ तो स्क्वायर दे देगा इंटू में dx, और इसका एलसीएम ले, इसको सॉल्व करोगे तो 2⁻⁻1 और ये आपके पास आ गया sin x/2 की पावर 4/7 और नीचे आपका देखो कितना है cos x/2 की पावर 4/7 और यहाँ से आ गया आपके पास cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसको ऊपर ले जाओ और इसको 2⁻⁻1 को आप 1/2 लिख सकते हो, बाहर लिख दो। ये कितना हो जाएगा आपके पास tan x/2 की पावर 4/7 और ये हो गया आपके पास sec स्क्वायर x dx। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, tan x/2 को आप t ले लो, cos स्क्वायर x/2 ये होगा ना, ये sec स्क्वायर x/2। तो देखो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, इंटीग्रल 1/2 और यहाँ पर आएगा tan x/2 की पावर कितना है 4/7 है और यहाँ पर कितना आ रहा है sec स्क्वायर x/2 इंटू में दिया। चलिए अब देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो tan x/2 है इसको अगर t ले लेते हैं क्या होगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 इंटू में dx इज इक्वल टू dt। तो देखो ये 1/2 और sec स्क्वायर dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं dt। ये होगा आपके पास t की पावर 4/7 इंटू में dt। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपके पास t की पावर 4/7 और प्लस का 1 अपान में 4/7 प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा ये 7 और 11 मतलब 7/11। ये हो गया t की पावर 11/7 और प्लस c, t की वैल्यू आप रख दीजिए। ये हो गया 7/11 tan का x/2 की पावर 11/7 और प्लस का c। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। तो 7/11 tan x की पावर बी ऑप्शन सही है। 7/11 tan x/2 की पावर 11/7 प्लस का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटीग्रल sec x dx अपान sec x प्लस का tan x की पावर n। ठीक है, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा तो अगर मैं इसमें रैशनलाइज कर देता हूँ तो यहाँ से इसके नेगेटिव से आप रैशनलाइज करोगे तो देखो ये क्या होगा, ये sec x है, ये क्या होगा sec x माइनस का tan x की पावर n से मैं कर रहा हूँ। यहाँ से क्या होगा, ये अंदर में sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x की होल पावर n बन जाएगा, है ना। अब देखो ये तो 1 पे चला गया भैया, क्या बचा आपके पास इंटू में dx। ये आ गया आपके पास sec x माइनस का tan x की पावर n इंटू में dx। सही है ना। अच्छा, अगर मैं sec x माइनस tan x को t मान लेता हूँ तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि लेट कर लेते हैं कि sec x माइनस का tan x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sec x tan x माइनस का sec स्क्वायर x इंटू में dx इज इक्वल टू में dt। ठीक है, और यहाँ से अगर माइनस का sec x को कॉमन कर लेता हूँ, माइनस sec x कॉमन करोगे तो ये होगा sec x माइनस का tan x dx इज इक्वल टू dt। मेरे को क्या चाहिए यहाँ से, हमें चाहिए ओनली sec x। ठीक है, और sec x माइनस का tan x dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस का dt, माइनस का dt। ठीक है ना। चलो भाई सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को। यहाँ पर देखो इसको एक पावर अलग कर दो, बाकी अलग कर दो। तो इसको आप लिखोगे कि ये इसको आप लिख लो sec x माइनस tan x की पावर n-1 कर लो
और यहाँ से एक लिख लो सेक एक्स इंटू में सेक एक्स माइनस का tan x dx, और इसके स्थान पे पूरा क्या हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा। माइनस बाहर कर देता हूँ, ये t की पावर n-1 इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसके आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इधर साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये इंटीग्रेट करना, ये होगा t की पावर n बाई में n प्लस का c, तो माइनस का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक एक्स माइनस tan x की पावर n इंटू में 1/n और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर, माइनस का 1/n। तो दिस इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल डी एक्स अपान 9 माइनस का 4x², तो क्यों ना मैं यहाँ से पहले 4 को कॉमन कर लेता हूँ। देखो ये 4 कॉमन करोगे तो ये इंटीग्रल डी एक्स अपान आपके पास ये आएगा 9/4 माइनस का x²। ठीक है ना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 1/4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का x²। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर 3 फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूले का यूज करना है। इंटीग्रल डी एक्स अपान a² माइनस x² होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास कि 1/2a लॉग में मॉड, है ना, a प्लस एक्स अपान में a माइनस एक्स प्लस का c आता है। अगर यहीं पर ये होता इंटीग्रल में डी एक्स अपान x² माइनस का a² तो आता 1/2 लॉग मॉड x माइनस a अपान एक्स प्लस a प्लस का c। ठीक है, तब ऐसा आता। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लगेगा, ऊपर वाला है ना, तो आप लगा दीजिए। तो देखिए 1/4 पहले से रहा, यहाँ पर 1/2 इंटू ए की वैल्यू 3/2, फिर आप लगाओगे लॉग, फिर लिखोगे मॉड, है ना, और यहाँ पर लिखोगे 3/2 प्लस एक्स, नीचे 3/2 माइनस एक्स और प्लस का सी, से इसको कट कर देना। तो देखो ये हो गया 1/12। यहाँ से आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम लोगे तो ये 3 प्लस का 2x/2 अपान में 3 माइनस का 2x/2 और प्लस का सी, तो 2 से 2 कट जाएगा। फाइनल आंसर आ गया 1/12 लॉग मॉड 3 प्लस 2x अपान 3 माइनस का 2x प्लस सी। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 1/12 लॉग बेस ही, ठीक है, 3 प्लस 2x अपान 3 माइनस 2, चाहे मॉड हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसका बेस ही है। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल a टू b ग्रेटेस्ट इंटीजर x से dx प्लस इंटीग्रल b टू a ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x से dx चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रल को ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे 1। अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 तो आप बोलोगे -1। अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 तो आप बोलोगे 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 माइनस का 2। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.999 तो आप बोलोगे 1। अगर मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999 तो आप बोलोगे 0, है ना। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 0.999 तो आप बोलोगे -1, है ना। इसी तरह मैं अगर आपसे बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 1.999 आप बोलोगे -2, है ना। तो ये तो मैंने डिफाइन कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। यहाँ पर जो x है ये कोई टर्म है, कोई नंबर है? कोई मान लीजिए यहाँ पर एक x क्या है, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई फंक्शन है x। अगर मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ x को मैं कुछ ले लेता हूँ, मान लो कुछ कोई यहाँ पर, चूंकि x को कुछ आप रखोगे, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने 1 ही रख लिया, x इक्वल टू 1 है, मतलब इंटीजर के थ्रू चल गया, x बिलोंगिंग टू इंटीजर। अगर x इंटीजर के थ्रू आ रहा था, अगर मैं x को 1 ही रख देता हूँ, सिंपल एज ए प्रोसेस। ठीक है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर
-1। तो आप सिंपल इसे समझ सकते हो, ये क्या होगा, इंटीग्रल a टू b, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। तो मैं 1 लिखूँ ना लिखूँ, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 1 dx। इसी तरह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये b/a है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 dx आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये x आएगा, लिमिट a टू b आएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का ये x आएगा, यहाँ पर लिमिट b/a आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये b-a आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो a-b आएगा, है कि नहीं। और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पर इसको करते हो तो देखिए b-a और -a प्लस b, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स b माइनस का a। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, तो 2 टाइम्स b-a इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर I1 दे रखा, I2 दे रखा, I3 दे रखा है। तो हम मेरे को क्या निकालना है, I1 माइनस का 2I2 और प्लस का I3 निकालना है। तो I1 आपका क्या दे रखा है, इंटीग्रल e⁻x dx अपान 1 + x² का होल स्क्वायर, फिर -2 टाइम्स I2, देखो यहाँ पर क्या है, x e⁻x dx अपान 1 + x² का होल, फिर आपके पास I3 प्लस लगा दो, ये आपके पास x² e⁻x dx अपान में 1 + x² का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे करना है, क्या अप्रोच लगाएंगे। तो अगर मैं इन तीनों को पहले एक साथ लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और तीनों का चूंकि सेम है तो देखिए e⁻x मैं कॉमन भी कर लेता हूँ, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2x आएगा और ये आपके पास प्लस का x² हो जाएगा, इनटू में dx, नीचे आपके पास 1 + x² का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ और डिवाइड करके अलग अलग कर देता हूँ। तो देखो ये e⁻x ऐसे रहेगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 + x² का होल स्क्वायर, तो हट जाएगा। यहाँ पर फिर क्या आएगा, माइनस का 2x अपान में 1 + x² का होल स्क्वायर इनटू में dx, सही है ना। देखो इसको और इसको एक साथ किया एक ब्रैकेट में और नीचे उसके डिवाइड किया तो एक साथ, तो यहाँ पर ये बचेगा। अच्छा, अगर ये f(x) है, एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं, इंटीग्रल e⁻x f(x) प्लस का f'(x) जो होता है वो d आपके पास किसके इक्वल आता है, e⁻x f(x) + c के इक्वल आता है। ये हमने रिजल्ट पढ़ा है। तो इसी रिजल्ट का अगर आप यहाँ पे यूज करो, देखो आपके पास ये क्या हो सकता है। तो अगर मैं इसको f(x) कंसीडर करता हूँ, भाई ये f(x) है ना, f(x) क्या है आपके पास 1/, इसको मैंने f(x) ले लिया। अब मेरे को चेक करना क्या ये इसका f'(x) आता है, तो देखो ये 1 + x² है, इसका डेरिवेटिव करोगे f'(x) कितना होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या होगा, डिनोमिनेटर d/dx नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू d/dx डिनोमिनेटर, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2x। तो देखो ये सेम आ रहा है, माइनस का 2x अपान में 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ठीक है, इसको अगर मैं प्लस लगा के ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये f(x) है, इसका ये f'(x) है। इसका मतलब रिजल्ट तो मेरे को आंसर तो मिल गया, मेरा आंसर तो आ गया ना। क्या चाहिए था इस रिजल्ट के थ्रू, e⁻x f(x), e⁻x अपान में क्या आएगा, 1 + x² और प्लस का c, तो ये आंसर हो गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, e⁻x अपान 1+, दिस इज ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल e⁻x -1 dx अपान में e⁻x + 1, इसको मेरे को सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं इसमें, चूंकि जो आंसर है वो e⁻x/2, इसमें दो हम प्रोसेस कर सकते हैं, बट जो इजी है वो प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। पहला हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल सा करने के लिए ऊपर से e⁻x/2 कॉमन कर लेते हैं, नीचे से भी वही सेम कर लेते हैं। अगर यहाँ से e⁻x/2 कॉमन करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, e⁻x/2, यहाँ पर e⁻−x/2 मिलेगा। इसी तरह नीचे जब आप कॉमन करोगे e⁻x/2 तो ये क्या मिलेगा,
ए की पावर एक्स बाई टू प्लस का ए की पावर माइनस का एक्स बाई टू इंटू में डी एक्स आएगा, और इससे इसको कट कर दो। अगर इसको आप टी ले लो, लेट कर लेते हैं, ई की पावर एक्स बाई टू प्लस ई की पावर माइनस का एक्स बाई टू को अगर आप टी मान लो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 ई की पावर एक्स बाई टू माइनस को 1/2 ई की पावर माइनस का एक्स बाई टू इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। अगर 1/2 को आप कॉमन करके डिवाइड कर देना, तो देखो ई की पावर एक्स बाई टू माइनस ई की पावर माइनस का एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 2dt मिल जाएगा, है ना। और ले आकर के यहाँ पर आप उसको फिल कर दीजिए, यहाँ पर आप ला करके फिल कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर आपके पास इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 2dt, और नीचे आपको मिल जाएगा t। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 log t प्लस का c, यहाँ से क्या आएगा 2 log x को आपने क्या माना है, e की पावर एक्स बाई टू प्लस e की पावर माइनस का एक्स बाई टू और प्लस का c। तो बेसिकली 2 log बेसी कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो दिस इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का है आप ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स टाइम एक्स की पावर 4 माइनस का 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्स क्यूब से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये एक्स क्यूब नीचे हो जाएगा एक्स की पावर 4, और ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 1, और लेट कर लेते हैं कि एक्स की पावर 4 को हम टी, ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेरे को क्या चाहिए, ओनली एक्स क्यूब डी एक्स, क्या होगा ये डी टी बाई 4, है कि नहीं। आगे इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4, ऊपर आपके पास एक्स क्यूब डी एक्स के स्थान पे डी टी बाई 4 हो गया, नीचे आप यहाँ टी रखोगे तो यहाँ पर टी माइनस 1 रखोगा। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लो, 1/4 इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग कर लो तो ये 1/t माइनस 1 माइनस का 1/t, है ना, इंटू में डी टी। तो इधर टी आएगा और इधर माइनस टी प्लस 1 आएगा, तो टी से टी कट जाएगा तो 1/, यही आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लो, तो देखिए 1/4 ये हो गया आपके पास log टी माइनस 1 बेसी माइनस का log टी बेसी प्लस का एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आप लिख दो, ठीक है, सही है ना। अच्छा, अगर हम लोग देखें, अब इसमें क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू उठा के पुट कर दो भाई, log को कॉमन कर लो। तो यहाँ से जब log कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, log ये हो गया आपके पास टी माइनस 1/t बेस ई और प्लस का सी, तो टी की वैल्यू उठा के रख दो तो 1/4, ये कितना होगा log एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस सी बेस ई, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 log एक्स की पावर 4 माइनस 1/4 बेस ई प्लस सी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान कॉस में एक्स माइनस का ए डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी लॉग मॉड सेक एक्स माइनस का ए प्लस का सी, ठीक है। ऐसा है, इसको हमें यहाँ से वैल्यू बताना ए बी सी क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कि लेट कर लेते हैं कि दिस इज एक्स माइनस ए को हम टी ले लेते हैं। तो अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, टी प्लस का ए होगा, और अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ तो डी एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है ना। चलो भाई, और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा, ये साइन एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, टी प्लस का ए रखेंगे, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस का टी आ जाएगा, और डी एक्स के स्थान पे डी टी हो जाएगा। इसको ओपन कर दीजिए, तो साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस टी साइन का ए, फार्मूला लगा दो साइन ए प्लस बी का, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस टी डी टी, डिवाइड कर दो भाई, है ना। अभी वो राइट वाले को भी मैंने छोड़ रखा, अभी बाद में लिख लेंगे, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ,
तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ से, देखो कास ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, साइन अपन कॉस टेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन अपन कॉस टेन, तो देखिए कॉस ए हो गया, इंटीग्रल आपके पास हो गया यहाँ पर टेन टी डी टी हो गया। फिर आप देखो यहाँ पर कास से कास कट जाएगा और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन ए डी टी, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए लॉग मॉड सेक टी, ठीक है। और यहाँ पर ये साइन ए कांस्टेंट है, तो साइन ए, और यहाँ से क्या होगा, और साइन ए ये टी आएगा, ठीक है, इनटू में टी रहेगा। और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट को यहाँ सी डैश लेके चलो, अभी अभी कुछ काम है। अब टी की अगर मैं वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ कॉस ए लॉग मॉड सेक टी, और प्लस का यहाँ पर था साइन ए इंटू में टी, और प्लस का सी डैश था, यही था, देख लो, ठीक है। और टी की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो टी को आप क्या लिए, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी, यही तो लिए थे, सब्स्टिट्यूशन रखिए ना। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए, ये हो गया लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा आपके पास साइन ए, ये एक्स माइनस ए प्लस का सी डैश, ये हो गया आपके पास कॉस ए लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए प्लस का इसका मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स साइन ए, और माइनस का ए साइन ए, और प्लस का सी डैश, इन दोनों को लेकर के एक नया कांस्टेंट क्रिएट कर दो। देखिए कॉस का ए लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए प्लस का एक्स साइन ए, और यहाँ से एक सी डैश सी आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल था, ये जो इक्वल था आपके पास यहाँ पर था ए एक्स, यहाँ पर था ए एक्स प्लस बी लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए प्लस का सी, यही था, ठीक है। यहाँ पर कोई आप या तो C1 ले लो, कोई डिफरेंट ले लेना, ठीक है, क्योंकि सेम हो जाएगा तो कट जाएगा, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है। चलो तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू इससे कंपेयर कर लो, एक्स के कोफिशिएंट थे, ए वाला कितना हो गया आपके पास, साइन ए आ गया, बी वाला आपका कितना आ गया, ये देखो बी वाला कहाँ से आ गया। अच्छा सी वाला आपका क्या हो जाएगा, सी बिलोंग करेगा कहाँ से, आर से, सी इज इक्वल टू R1 होगा, R1 कोई कांस्टेंट टर्म आ रही होगी जो कि आर से आ रही है, ठीक है। ये था आपके पास, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपके पास आया था साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, सी बिलोंग इनटू आर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए इज इक्वल टू साइन ए, बी इज इक्वल टू कॉस ए, और सी आपका आर से आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।